नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। पपीते की बागवानी से कमाए अधिक आमदनी। अरहर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। किसान भाइयों, अभी बागवानी फसलों को लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो पपीता की खेती कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि यह कम समय में फल देने लगता है। ऐसे में अच्छा लाभ लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी खेती करें। तो आइए पपीते की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ फिजा अहमद से। सभी लोगों को हम पपीते की वैज्ञानिक खेती करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में पपीते की खेती करीब 1200 से 1300 हेक्टेयर में होती है और आजकल पपीते की कीमत भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि लोग पपीता के खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी, उनके पोषक तत्व के बारे में। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। तो सबसे पहली है कि आपका ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ज़मीन का चुनाव ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी टिकता ना हो। अगर पपीते में 12 घंटा भी पानी अगर टिक जाएगा तो सारा पपीता का पौधा मर जाएगा। तो आप ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पानी न जमता हो। पौधे के चयन के लिए सबसे बढ़िया है कि आपकी कौन सी पपीता की वैरायटी लगाई जानी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है रेड लेडी पपीता। उस पपीता की एक खासियत है कि उसका हर पौधा जो है वो उत्पादन देता है। ये ताइवान की वैरायटी है और ये मार्केट में उपलब्ध है। पूसा नन्हा का और पूसा डिलीशियस या पंत पपाया है, वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं पंतनगर से मंगवा करके। जब आप बीज का उत्पादन करें तो बीज का उत्पादन या तो आप कोकोपीट में कर सकते हैं, प्रो ट्रे में कर सकते हैं, या गमले में आधा भाग मट्टी आधा भाग सड़ा हुआ गोबर मिला करके उसमें बीज डाल देंगे और बीज डालने के बाद ऊपर से वो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाएंगे ताकि इंसेक्ट नए पौधों को इन्फेक्ट न कर सके। जब आप नर्सरी से पौधा ले जाएं तो एक बार उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलता है, चाहे वो कंटैक्ट हो या सिस्टमेटिक हो, पौधों पे छिड़क दें, तब फील्ड में ले जाएं ताकि वो रिपेलेंट का काम करेगा। जब इंसेक्ट आएगा तो पौधा पे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जहर है, तो पौधा नहीं बैठेगा तो वायरस भी ट्रांसफर नहीं होगा। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर न सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। अगर आपने पपीता लगाया है, ऊपर से बारिश हो जाती है, तो आप नालान बना करके पानी को तुरंत निकाल दें। पानी का जमना पपीते के लिए जहर के बराबर होता है। और गड्ढा जो है सही समय जो लगाने का है, ये आप फरवरी में के लास्ट में भी लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं और अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। पपीता लगाने के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की दूरी पौधे से पौधे और उसके रो से रो की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से आप पपीता लगाइए। गड्ढे में आप जब गड्ढे खोद लें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट आजकल उपलब्ध है सभी जगह। वर्मी कंपोस्ट करीब 2 से 3 किलो आप उसमें डाल दें और नीचे वाली मिट्टी को फेंक करके ऊपर वाली मिट्टी उस गड्ढे में डाल करके पपीता लगाएं। लगाते समय उसमें करीब 100 ग्राम DAP शुरुआत के दिनों में लगा दें। DAP का काम है जड़ों का विकास करना, इसलिए सबसे पहले DAP 100 ग्राम लगाते समय डाल दें ताकि पौधों का जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है।
उसके बाद हर महीना करीब 70 से 75 ग्राम यूरिया और करीब पोटाश जो है 100 ग्राम आप हर महीना उस पपीता में डालें। पोटाश का सबसे इम्पोर्टेंट है पपीता के लिए, क्योंकि पपीता ही एक ऐसा फल है जिसको पोटाश की बहुत रिक्वायरमेंट है। खाद की मात्रा 3 बराबर मात्रा में मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर महीने में देते हैं। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है। एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बीमारी जो है इसमें वायरस से लगता है। वायरस जब लग जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है और वायरस लगने के बाद एक पौधे से दूसरे पौधे में जब ट्रांसफ़र होता है वो कीड़े के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो हम लोगों को वायरस का कंट्रोल नहीं करना है, हम लोगों को कीड़े का कंट्रोल करना है। उसकी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग या खाद का प्रयोग और पानी का प्रयोग कैसे करना है उसकी सलाह जरूर ले लें। विश्वविद्यालय में हम से भी संपर्क कर सकते हैं। पपीते के पौधे के पास पानी के जमाव होने पर पौधे में गलन की बीमारी लग जाती है और पौधा मर जाता है। इसलिए पपीते के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पौधे की जड़ के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें, ताकि सिंचाई या वर्षा का पानी तने के संपर्क में ना आए। 60 से 80% तक जमीन में उपलब्ध मृदा नमी सिंचाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। यदि लंबे समय तक पपीते के पौधे को पानी ना मिले तो पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है, इसलिए समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है। उसके बाद हर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के इंटरवल पे आप इंसेक्टिसाइड का पपीते के पौधे पे प्रयोग कीजिए, ताकि कीड़ा जो है वो मर जाए, वो आपके फील्ड को नुकसान न पहुंचा सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अरहर दलहन की प्रमुख फसल में से एक है। फिलहाल इसकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है, जो कि इसकी पैदावार में कमी लाते हैं। ऐसे में इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार का प्रयास है कि देश के हर व्यक्ति की थाली में दाल हो और इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास भी हो रहे हैं। इस दाल में प्रोटीन की मात्रा भी काफी अधिक होती है, साथ ही इसे कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। अरहर की खेती से किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, लेकिन अब भी इसके सफल उत्पादन में कई बाधाएं हैं, जिनमें रोगों का प्रकोप भी शामिल है। ऐसे कुछ घातक रोगों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सबसे घातक रोग है अरहर का उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम ओडम नामक फफूंद से होता है। यह केवल अरहर को ही संक्रमित करता है। पौधे 1 माह के बाद किसी भी अवस्था में इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन जिस समय फल व फली अवस्था में होते हैं इसका प्रकोप अधिक होता है। रोग का मुख्य लक्षण पत्तियों का हल्का पीला पड़कर मुरझाना एवं पौधे का सूख जाना है। खेत में ऐसे सूखे पौधे समूह में जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। रोग ग्रसित पौधे से मुख्य तने की सतह पर जमीन से ऊपर की ओर जाती हुई भूरे रंग की धारी दिखती है। तने के इस भाग का छिलका हटाने पर नीचे भूरे रंग की धारी दिखती है। मुख्यतः यह एक मृदा जनित रोग है, लेकिन इसका फैलाव बीज द्वारा भी पाया जा सकता है। अरहर का बंझा रोग। यह रोग एक विषाणु द्वारा होता है, जिसे अरहर बंध्यता चितेरी विषाणु के नाम से जाना जाता है। इसके संचरण एस्टेरिया कैजनी नामक सूक्ष्म कीट द्वारा होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण यह है कि पौधा बौना, झुरमुटी आकार एवं हल्के रंग का हो जाता है। पत्तियों का आकार सामान्य से काफी छोटा एवं पतला हो जाता है तथा उन पर अनियमित आकार की हल्की हरी एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती हैं। रोगग्रस्त पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे यह झाड़ीनुमा दिखने लगता है। ग्रसित पौधे में प्रजनन अंगों का विकास रुक जाता है, जिससे इसमें फूल एवं फलियां नहीं लगती, इसलिए इसे बांझ रोग कहते हैं। फैटोफतोर यानी अंगमारी रोग।
इस रोग का कारक एक फफूंद है जिसे फैटोफथोरा ड्रेसलेरी के नाम से जाना जाता है। यह केवल अरहर तथा संबंधित कुल के पौधों को ही संक्रमित करता है। यह मृदा जनित रोग है। इस बीमारी से अरहर के पौधे का पर्ण भाग तथा तना ग्रसित होता है। इस बीमारी द्वारा 1 से 7 सप्ताह तक के पौधे रोगग्रस्त होते हैं। यह बीमारी शीघ्र पकने वाली अरहर की प्रजातियों में मध्यम तथा देर से पकने वाली प्रजातियों की अपेक्षा अधिक लगती है। खेत में ज्यादा पानी भरना इस बीमारी का मुख्य कारण है, इसलिए रोग का संक्रमण खेत के निचले भाग में अधिक होता है, जहां जल निकास का उचित प्रबंध न होने के कारण जल भराव अधिक होता है। रोग नियंत्रण की बात करें तो बीमारी आने पर इलाज करने से अच्छा है कि बीमारी आने ही ना दे। इसलिए किसान को फसल में हर 15 दिन बाद नीम पानी माइक्रोझाइम मिलाकर छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर कुछ पौधों पर रोग आ ही गया है तो उन पौधों को तत्काल उखाड़कर जला देना चाहिए। हमेशा रोग मुक्त स्वस्थ बीज का ही बोनी करें। बीजों की बुआई के पूर्व फफूंद नाशक दवा थीरम, केप्टान, ट्राइकोडर्मा आदि से उपचार करें। हमेशा रोग रोधी किस्मों का प्रयोग बुआई के लिए करें। जिन क्षेत्रों में रोगों का प्रकोप अधिक होता है वहाँ पर दीर्घ अवधि फसल चक्र को अपनाएं। जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक हो उस खेत में 3 से 4 साल तक अरहर की फसल नहीं लेना चाहिए। ज्वार के साथ अरहर की 100 फसल लेने के लिए कुछ हद तक उकठा रोग का प्रकोप कम हो जाता है। ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। बंझा रोग रस चूसक कीटों के कारण फसल में फैलता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए फसल पर डाइमिथोएट दवा छिड़काव करें। साथ ही अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस तरह आप इन प्रबंधनों को अपनाकर अरहर की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछले 2 दिनों में कहीं कहीं अच्छी वर्षा हुई है। ऊपरी परती खेतों में कुल्थी, सरगुजा या विभिन्न फसलों की बुआई करें। मध्यम जमीन के परती खेत में मकई की कम अवधि वाली किस्म जो 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हो की बुआई करें। शहर के नजदीक वाले किसान इस समय गेंदा फूल और गौशाला के नजदीक वाले किसान चारा फसल की भी खेती कर सकते हैं। रागी फसल की बुआई या रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित कर 18 किलोग्राम यूरिया का भुरकाव प्रति एकड़ की दर से करें। जो किसान भाई कुल्थी की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म BLG 19, इंदिरा कुल्थी 1 या बिरसा कुल्थी 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। जो किसान भाई सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। सीधी बोई गई धान एवं मंडुआ की फसल में इस समय पत्ती का चित्ती रोग के आने की संभावना है। इस रोग से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें।
रोपे गए धान और मड़ुआ की फसल में झुलसा रोग लग सकता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लग सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। ऊपरी जमीन में इस समय विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली आदि में भुआ पिल्लू का आक्रमण हो रहा है। अगर इनका आक्रमण प्रारंभिक अवस्था में हो तो पिल्लू की संख्या कम हो तो हाथ से चुनकर भी इनका निदान किया जा सकता है या राख में मिट्टी का तेल मिलाकर भुरकाव करने से इनका निदान किया जा सकता है। अगर इनका प्रकोप अधिक है तो ऐसी स्थिति में स्पाइनोसेट दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। इस समय मकई की फसल में तना छेदक और फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। तना छेदक कीट तना में छेद करके उसके आंतरिक भाग को खा जाता है, जिससे तना का ऊपरी भाग मुरझाकर सूख जाता है, जबकि फॉल आर्मी कीट का प्रकोप पत्तियों और तनों पर देखा जा सकता है। फसल को इन कीटों से बचाने के लिए इमासेटिन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। फलों का पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर लगा दें और यह ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के आसपास पानी जमा नहीं होने पाए। प्रत्येक गड्ढे में 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम करंज की खली, 1 किलोग्राम DAP, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान धूल डालकर ही पौधों की रोपाई करें। मध्यम जमीन के प्रति खेत में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्मों जैसे मकई 1, बिरसा विकास 2, प्रिया, विवेक आदि में से किसी एक किस्म की बुआई मेड़ बनाकर करें। फसल को धड़ छेदक कीट से बचाने के लिए बुआई के 15 दिनों के बाद दानेदार कीटनाशी दवा का 8 से 10 दाना प्रति गाभा डालें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का छिड़काव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें और मिट्टी चढ़ा दें। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई की अफ्रीकन टाल या J1006, लोबिया की UPC 5286, UPC 622, UPC 625, राइस बीन या मोठ की विधान 1, राइस बीन 2, RBL 6 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माहौली, जिला मुंगेर के कृषक पीतम यादव ने। ये बैगन की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पीतम यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है। तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है। तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। बैंगन की कई उन्नत किस्मों को उनके रंग, जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जाता है, जिनमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा उत्तम 31, पूसा उपकार, पूसा बिंदु, काशी संदेश, पंजाब सदाबहार, अर्का नवनीत, पूसा अनमोल, ऋतुराज और पंत आदि प्रमुख किस्में हैं। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है। और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा हो,
वो उपयुक्त होती है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। अगर जहाँ तक उर्वरक और खाद की बात है तो इसमें 150 किलो नाइट्रोजन और 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय पूरे खेत में डाल करके मिला के दे दें आप जो है। और बाकी जो नाइट्रोजन बचता है आधा के लिए आपका 75 किलो, मान लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपने 75 किलोग्राम दे दिया बुआई के समय, तो जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के रखे हैं उसको आप 3 स्प्लिट में कर दीजिए। तो 25, 30, 45 और 75 दिन बाद आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे करके और उसको अच्छी तरह से आप जो है मेंटेन कर लीजिए, जिससे आपके फसल में कोई दिक्कत न हो। पौधशाला से पौधों को उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर ले। इससे पौधे मिट्टी में से आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप पौध को कहीं और से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौध स्वस्थ हो। साथ ही पौधों की खरीदी हमेशा शासकीय संस्थान या विश्वसनीय संस्थान से ही करें। जब भी आप पौधे को खेत में ले जाते हैं लगा के, नर्सरी से उखाड़ते हैं खेत में ले जाते हैं लगाने के लिए, अन्य तरह की बीमारी इसमें पौधा लगाने के बाद खेत में न आए, इसलिए पौधे को हम ट्राइकोडर्मा से भी उसका उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा को जो है 5 से 10 ग्राम आपका घोल बना लीजिए आप जो है, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब आप लगाइए। नहीं तो आप बवस्टीन का घोल बना लीजिए, फंजीसाइड जो बवस्टीन का घोल बना लीजिए और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब उसको आप फील्ड में ले जाइए। अब हम अगर बात करें इसकी स्पेसिंग की, कितने स्पेसिंग, तो इसमें देखेंगे बैगन में कुछ स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है और कुछ नॉन स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है। तो जो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का होता है, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी भी आप 60 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ज़्यादा है, अगर उसको लगाना है तो 75/90 पे आपको पौधे से कतार की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रहेगी। इस पे आप जो है, वैसे जनरली इसको 60-45 पे लगाते हैं, इससे आपको जो है पैदावार अच्छी मिलेगी। बैंगन की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर भी कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और सिंचाई जल की बचत होती है। बैंगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करें। आमतौर पर बरसात के मौसम में बैंगन की फसल में अधिक खरपतवार उगते हैं। इसके लिए रोपाई के पहले पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यानी शुरू के दिनों में जब पौधा इस्टेब्लिश कर रहा हो उस समय खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए और एक निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन के बाद आप कर दीजिए, ताकि खेत आपका जो है खरपतवार से मुक्त रहेगा और पौधे को बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक जो है देखते हैं बीमारी लगती है, बहुत तगड़ी बीमारी लगती है, जिसको आप बोलते हैं लिटिल लीफ, इसको बोलते हैं। देखिए उसकी पत्तियां आप देखते हैं छोटी छोटी हो जाती है और ये पूरे पौधे में होता है, उसमें फल भी नहीं लगता है। ये माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है, ये कीड़े के द्वारा फैलता है। तो जब भी इस तरह की बीमारी देखे तो पहली बात तो ये प्रिकॉशन लें कि अगर इक्का दुक्का है तो उस पौधे को खेत से निकाल करके बाहर कर दें। तो इस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी सीरियस होती है, जब लग जाती है फ्रूटिंग को पूरी तरह से अफेक्टेड करती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।